आओ विहग उड़ इधर उधर, दुख दाने चुग आए, मन पर घनी वनस्पतियों के जंगल उग आए। धुंध में आकाश का मौसम है मेरे देश में, मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में। शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा, इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में। धुंध में आकाश, हमने कलमें गुलाब की रोपी थी, पर गमलों में उग आई नागफनी। पूजन से तो इनकार नहीं था, पर अपने घर की मंदिर से नहीं बनी। गमलों में उग आई नागफनी। मैं अंधेरी घाटियों का एक जुगनू, तुम मुझे कोई सितारा मत समझना। मैं क्षितिज उजियार से भर दूं नहीं संभव नहीं है। मैं निशा की मात्र कौतूहल जनक उद्भावना हूँ। सूर्य भी जब हो समर्पण को विवश, तब मैं तिमिर की सूक्ष्मतम अवमानना हूँ। टिमटिमाना है प्रकृति की एक घटना, तुम इसे कोई इशारा मत समझना। तुम मुझे कोई सितारा मत समझना। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, समकालीन गजलगो, साथ ही कुछ कहानियों के लेखक और पत्रकारिता के सजग प्रहरी, नवगीत के गिने चुने हस्ताक्षरों में से एक चमकीले सितारे, मित्रों के अत्यंत आत्मीय मित्र डॉक्टर धनंजय सिंह। धनंजय मूलतः बहुत सज्जन किस्म के, विनम्र किस्म के और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा धाकड़ तरीके से अपनी बात कहने में चूकते नहीं हैं। साहित्य जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित है इनका साहित्य, और पारिवारिक विघटन, एकाकीपन, वादा खिलाफी, ये इनकी कविताओं में बहुत मिलेगा। जो साहित्य की, जिसको कहते हैं कि जो मौलिकता और सारगर्भिता, वो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। एक सादगी है उनके गीतों में, कहीं मतलब आप छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बातें कह लेना। आजकल जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है। मुझे धनंजय जी इसलिए बहुत पसंद हैं कि उनकी रचनाओं में जल्दबाजी दिखाई नहीं देगी। इनके गीत पढ़ते ही सुनते ही एकदम अंतर मन में उतरते चले जाते हैं। उनकी कविताओं में फूल, पत्ती, नदी, झील, ताल, इन सब के अनेक बिंब हमारे सामने आते हैं, जो कि दुर्भाग्य से आज की कविता में गायब होते जा रहे हैं। और इन गीतों में जो उनके कथ्य हैं, जो विषय हैं, जो शिल्प है, जो आपका प्रतीक उन्होंने लिए हैं, जो बिंब उठाए हैं, जो उपमान आपका उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो अद्भुत हैं। सच कहूँ तो हमारा जो भारतीय आख्यान है, जैसे महाभारत हो गए, रामायण हो गए, वेदों की कई गाथाएं, तो मैंने पूरी की पूरी उनसे ही सुनी है, उनसे ही समझी है, और मैं सही मायने में समझ पाई कि ये सारी चीज़ें हमें मतलब समाज में ये सारी चीज़ें कहाँ पर मायने रखती हैं और क्या दिशा दे रही हैं। नया कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कोई युवक आता है, विद्यार्थी आता है, रचनाकार, तो मैं उसको निश्चित रूप से प्रोत्साहित करता हूँ। मुझे वो क्षण याद आता है कि कहीं मुझे प्रोत्साहित किया था धनंजय सिंह जी ने। उसमें मुझे उनका जो नवगीत वाला रूप है वो तो अच्छा लगता ही है, पर जब वो रोमानी लिखते हैं, प्रीत के गीत जो प्रेम पूर्ण लिखते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक स्फुरन होता है कि लगता है कि ये उनके गीत किसी को भी जवान बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में मैंने ये पाया है, व्यवहार में आक्रामकता नहीं है, लेकिन स्पष्टता है। पत्रकारिता में
भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई पत्रिकाओं से वो पत्रिकाओं से जुड़े रहे और कादम्बिनी में तो विशेष रूप से उनकी बड़ी ख्याति हुई जब वो कादम्बिनी में थे। धनंजय सिंह जैसे बड़े साहित्यकारों का साथ रहा है कि मैं ऐसे रास्ते पे नहीं गया जहाँ ओछी टिप्पणी हो, जहाँ घटिया कविता हो। हालांकि जब भी ये मिलते थे या अभी भी मिलते हैं तो कहते हैं हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं इन्हें बड़ा भाई ही मानता हूँ हमेशा। और वही बोध होता है कि भाई ठीक है डॉक्टर साहब हैं ना अपने, कोई बात होती है तो एक बड़ा आश्वस्ति का भाव होता है। उनकी आंखें जो स्नेह बरसाती हैं ना, वो मैंने आज तक किसी बड़े साहित्यकार की आंखों में नहीं देखा। डॉक्टर धनंजय सिंह जी ये मेरे सबसे छोटे मामा जी हैं। 3 मामा जी थे तो ये सबसे छोटे हैं, 2 जो है उनका देहांत हो गया। और घर में हमारे सबसे प्रिय यही थे हमारे। वजह यह है कि जो इनसे बड़े वाले थे वो कभी कभी पिटाई भी कर देते थे हमारे, छोटा था। और ये हमेशा बहुत खुशी के साथ हमारे साथ खेलना धना जो है। कैसा भी आदमी हो उसके कोई ना कोई मतलब कुछ लोगों से उसकी अनबन होती ही होती है, लेकिन हमने इनकी अनबन कभी किसी से सुनी नहीं। मैं हिंदी अकादमी का सचिव लगभग 5.5 साल रहा और 5.5 साल में हमने हिंदी अकादमी को इतना सक्रिय बना दिया कि लोगों को ये लगने लगा कि इस अकादमी के पास पता नहीं कितना धन है, लेकिन धन नहीं था, हमारे पास इच्छा शक्ति थी। और धनंजय जी हमारी जो कोर टीम थी या मुख्य टीम थी उसके एक जिम्मेदार, मेहनती और सदा उपलब्ध रहने वाले सदस्य थे। धनंजय सिंह ने क्या लिखा, उनकी कविताएं, इस सब पर तो मेरा ध्यान पहले गया, लेकिन मुझे व्यक्ति के रूप में वो बड़े सहज, अकृत्रिम और ऐसे जैसे कि ये आदमी जो भी बात करता है मन से करता है। 1-2 लाइनें हैं कि मैं हमेशा आसमानों में रह नहीं सकता, मगर ये बात ज़मीनों से कह नहीं सकता, और लगा के देख लो जो भी हिसाब आता हो, इन्हें घटा के कोई गिनती में रह नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर खुर्जा के अंतर्गत ग्राम अरनिया की श्रीमती प्रेमवती देवी और प्रमुख आर्य समाजी विद्वान ठाकुर अमर सिंह की 5वीं संतान धनंजय सिंह का जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1945 को। पिता वैदिक साहित्य के उद्भट विद्वान थे और शास्त्रार्थ मार्तंड भी कहलाए जाते थे। 3 वर्ष का था तो भयानक चेचक निकली। भयानक इतनी थी कि मुझे बिस्तर पर करवट बदलने के लिए भी रुई के बड़े बड़े टुकड़े लेकर के उनसे मुझे छुआ जाता था और करवट बदलवाई जाती थी। भयानक चेचक थी, लेकिन बचना था तो बच गए। जब लगभग 6 वर्ष का हुआ मैं, तब मुझे स्कूल भेजा गया। स्कूल में पहले दिन जैसे ही मैं गया, मैंने देखा कि हमारी मेहतरानी जो थी उसका लड़का, उसके दोनों हाथ इस तरह से फैलवाए हुए थे अध्यापक ने। एक बच्ची ने इधर से पकड़ा हुआ था, एक ने इधर से पकड़ा हुआ था, और वो अध्यापक उसके यहाँ बेंत मार रहे थे और वो चीख रहा था। ये दृश्य मैंने देखा और मैं उसी समय स्कूल से वापस आ गया और मैंने घर आकर के ये घोषणा कर दी कि जब तक ये अध्यापक रहेंगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत पुरानी कहावत है, होनहार बीरवान के होत चीकने पार। आजन्म अपनी शर्तों पर जीने का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जब बाल धनंजय ने स्कूल जाने के पहले ही दिन उल्टे पांव लौटकर कर दिया तो जाहिर है पिटाई तो होनी ही थी। लेकिन कितना पीटते। फिर उसी अध्यापक को विश्वास मिले, उसी के हाथों पैसे वैसे देने की निरर्थक कोशिश भी की गई कि शायद बालक का मन कुछ बहल जाए, लेकिन बात नहीं बनी। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक अध्यापक महोदय का तबादला न हो गया। उस प्रक्रिया में 2 वर्ष बीत गए। 3 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे धनंजय इस बार जब स्कूल में भर्ती हुए तो 3 महीने बाद ही उनकी प्रतिभा देख अगली कक्षा में बिठा दिया गया और 5वीं तक इसी प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा पाई।
आगे की पढ़ाई के लिए 2 किलोमीटर दूर कहरोला गांव के मिडिल स्कूल जाने का रास्ता इन्हीं खेतों में से निकलता था। 8वीं में प्रथम आए तो छात्रवृत्ति भी अर्जित कर ली, जिससे 10वीं करने के रास्ते भी खुले। तो गांव से 15 किलोमीटर दूर खुर्जा के इस जेएस इंटर कॉलेज में दाखिला लिया तो वो पायदान भी पार कर लिया, क्योंकि इस बार फिर प्रथम श्रेणी हासिल की थी। आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति में भी वृद्धि हो गई। तब तक खुर्जा में पॉलिटेक्निक खुल चुका था, तो युवा धनंजय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने का मन बना लिया। पिता, जो आर्य समाज के एक प्रबुद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते थे, उनकी इच्छा थी कि धनंजय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में जाकर संस्कृत का अध्ययन करें। युवा धनंजय को यह गवारा नहीं हुआ। तर्क यह था कि अगर संस्कृत ही पढ़नी थी तो शुरू में ही वहां दाखिला दिलवा देते। अब जाऊंगा तो शून्य से प्रारंभ करना पड़ेगा और अब तक की सारी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। बरसों पहले उस बालक धनंजय का मात्र 6 बरस की उम्र में एक विद्रोही स्वरूप पिता देख ही चुके थे। नतीजा, पिता ने साफ कह दिया कि अगर अपने निर्णय पर अडिग रहोगे तो मुझसे कोई नाता नहीं रहेगा। फैसला आसान नहीं था। यह बात 1961 की थी। न घर, न कपड़े, न ठिकाना। 15 किलोमीटर दूर गांव से जो रिश्ता था वो भी लगभग टूट गया। तो इसी खुर्जा शहर में 5 जगह अलग अलग ट्यूशन पकड़ ली। हर घर में 1 घंटा पढ़ाने के 10 रुपए मिलते थे। हर घर में 1 घंटा रोज पढ़ाने के 5 घंटे और एक घर से दूसरे घर तक पैदल आने जाने में 2-3 घंटों के और हिसाब से दिन हिज्जों में बंट जाता था। कस्बे के इसी आर्य समाज में रात बिताने को छत मिल गई तो अगले 3 बरस तक हर माह 50 रुपए की पूंजी पर युवा धनंजय सिंह जिन परिस्थितियों से दो चार हुआ तो शायद एक आंतरिक विवलता को आकार भी मिलना शुरू हो गया। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, 6वीं-7वीं का विद्यार्थी था, तो वहाँ शनिवार सभा हुआ करती थी। 2 पीरियड सभा चलती थी। उसमें अंत्याक्षरी भी होती थी, कविता पाठ भी होता था। तो मैंने अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके लिए कविताएं याद करनी पड़ती थी अंत्याक्षरी में सुनाने के लिए। उसी दौरान हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने हमारे सामने एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, मैं एक पंक्ति देता हूँ तुम्हें, उस पंक्ति पर तुम जोड़ करके लाओ पंक्तियाँ। 10वीं कक्षा तक आते आते इस उभरते कवि की पहली रचना विद्यालय के वार्षिक अंक में छपी और लगभग उन्हीं दिनों दिल्ली से छपने वाले एक अखबार आर्य प्रेमी ने भी उनकी एक रचना को छापा। खुर्जा में उन दिनों 2 बहुत प्रतिष्ठित कवि रहते थे, शिशुपाल सिंह निर्धन और राधे श्याम प्रगल्भ। उन दोनों से संपर्क हुआ, उनका स्नेह मिला और कवि सम्मेलनों में भाग लेने का निमंत्रण भी मिलने लगा। पहला कवि सम्मेलन हमने खुर्जा में सुना। वहाँ नीरज जी, भारत भूषण ये आए हुए थे। तो मुझे नीरज जी ने बहुत आकर्षित किया। उनका प्रभाव, उनसे मैं बहुत उनको आदर्श मानने लगा। भारत भूषण का एक गीत था जो मन में खिले हुए एक सुंदर फूल की व्यथा थी कि उसमें रूप रस गंध सब कुछ है, लेकिन एकांत में होने के कारण उसके गुणों का कोई ग्राहक नहीं है, कोई उसको सराहने वाला नहीं है। इस पीड़ा का वर्णन था। तो उस गीत ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भारत भूषण मेरे आदर्श हो गए। बाद में किशन सरोज के संपर्क में आया, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और एक और कवि मुझे आकर्षित करते थे, उनका नाम था श्री मुकुट बिहारी सरोज जी। उनके गीतों में व्यंग्य बहुत होता था। इन 4 लोगों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनको कहा जा सकता है कि मेरे साहित्य के आदर्श रहे। 1964 तक आते आते, क्योंकि 10वीं में प्रथम श्रेणी मिल ही चुकी थी, जैसा कि उन्होंने 3 बरस पहले सोचा था, पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया। ताउम्र अपनी पूरी जिंदगी
अपनी ही शर्तों पर जीने के लिए जाने गए आज के धनंजय ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जिस पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया था, वहाँ क्लासरूम में सफ़ेद कमीज, पैंट और जूतों की भी दरकार थी और वर्कशॉप में नीले कपड़ों की। लेकिन वो सब तो पहुंच से बाहर था। 11 रुपए कीमत के खादी के कुर्ते पजामे और उन दिनों आम प्रचलित 2.5 रुपए की टायर की चप्पल में 3 साल तो बिता दिए, पर जब अंतिम बरस की सालाना परीक्षा के लिए फीस देने की नौबत आई तो जेब खाली थी। परीक्षा शुल्क मेरे पास जब नहीं था तो मैं किसी तरह से गाजियाबाद आया। यहाँ मेरे मुझसे बड़े भाई यहाँ AGCR में नौकरी करते थे और गाजियाबाद रहते थे। उनकी एक सगाई यही गाजियाबाद में हो गई थी जिसे वो तोड़ना चाहते थे, और घर वाले जो हैं वो शादी सगाई तोड़ने के विरुद्ध थे। तो उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि घर वाले सगाई को तोड़ने के विरुद्ध हैं, तुम यदि इसको तोड़ने का समर्थन करो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैंने कहा जी मैं बड़े भाई से सहायता मांगने आया था, सौदा करने नहीं आया था। आप सशर्त मुझे देना चाहते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। और इस तरह से वो डिप्लोमा मैं नहीं कर सका। अंतिम वर्ष जो है मेरा छूट गया। 1967 की बात है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन दिनों गेहूं और चावल खरीदने की योजना बनाई थी। भाग्यवश उस खरीद योजना में जूनियर क्लर्क की नौकरी मिल गई। पहली पोस्टिंग हुई बुलंदशहर के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। नए शहर में खाने की सुविधा के लिए चपरासी को रख लिया था खाना बनाने के लिए, लेकिन इस शर्त पर कि वो साथ ही खाना खाएगा। सरकार द्वारा तय की गई 72 रुपये क्विंटल की राशि पर व्यापारी किसान से अनाज खरीदता था। बोरी का खर्चा भी व्यापारी की जिम्मेदारी थी, और पूरी खरीद जब सरकारी गोडाउन में आती थी तो हर बोरी में 2.5 किलो अनाज जांच के लिए निकाल लिया जाता था। 72 रुपये के लागत पर खरीदे गए अनाज में से 2.5 किलो अनाज निकाल लिए जाने के बाद और उतनी कीमत घटाकर व्यापारी को जो देय राशि होती थी वही बिल बनाने की जिम्मेदारी धनंजय की थी। लेकिन व्यापारी वर्ग द्वारा ज़्यादा कीमत पर खरीदे अनाज पर सरकार से कम पैसे वसूल करने का जादू तब तक समझ में नहीं आया जब एक शाम को ऑफिस से अपने घर पहुंचने पर 3 अलग अलग कट्टों में गेहूं, चावल और चीनी की सौगात देखी। मैंने चपरासी से पूछा कि भाई ये कहाँ से आए? तो उसने कहा कि वो व्यापारी जो खरीद करता है उसने भेजे। क्योंकि उसने क्यों भेजी? कहने वो सबको देता है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं लूँगा, तुम इनको अभी रिक्शे पे रखो और उसे यहाँ वापस करके आओ। वो चपरासी गया और वापस कर आया। सुबह जब मैं ऑफिस पहुँचा तो डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर, ज़िले का इंचार्ज होता था डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बुला करके पूछा कि धनंजय बाबू आपने वो वापस कर दिए इस तरह से? मैंने कहा हाँ जी। बोले धनंजय बाबू आपकी उम्र पड़ी है, अभी नौकरी बहुत लंबी करनी है आपको, आपकी शुरुआत है, नौकरी करना सीख लीजिए। ये तो चलन है, ये लेना, ये तो वो देते ही, ये रख लीजिए आप। मैंने कहा भाई साहब मैं तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा फिर धनंजय बाबू एक बात ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप सुरक्षित हैं, मैं जब नहीं रहूँगा तो आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी। 2 महीने में ही संयोग बना नए शहर गाजियाबाद में आने का, जहां उनकी बड़ी बहन रहती थी और बहनोई वहां के स्थानीय महानंद मिशन कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे और दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी। धनंजय प्रोफेसर रतन सिंह रिश्ते में उनके साले होते हैं। फादर इनके जो थे, इनके पिताजी थे, वो उन्होंने संन्यास ले लिया था। ये आए अपने जीजा के पास रहने, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे। अब जाहिर है कि अकेले थे, अकेलापन बहुत था, तो इधर अकेलापन और उधर पिताजी के परिवार बिखरने का गम, मतलब कि दोनों मिल मिलाकर उन्हें ऐसे अंतर्मुखी से हो गए। और मेरा ख्याल से यहीं से उनका वो कविता वगैरह करने का रुझान हुआ होगा। लेकिन फिर वो चल निकले।
उन्हें मतलब साथी भी ऐसे मिल गए जो कि उनको प्रोत्साहन देने वाले थे। बस कुछ दिन के बाद हमने देखा कि धनंजय सिंह नाम का एक आदमी जो है वो कवि बन चुका। हमने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा कि ये क्या है, तो कहते हैं लड़का है बिगड़ गया। जीजाश्री के एक मित्र दिल्ली से छपने वाले एक अखबार आर्योदय में कार्यरत थे। वहां उन्हें उपसंपादक का पद मिल गया और साथ ही प्रकाशन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई। संपादक महोदय जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि करोल बाग से चिक मंगा लीजिए अपने ऑफिस के लिए। मैंने चपरासी को भेजा, वो चिक ले आया, 2.5 रुपये की चिक आई। संपादक जी ने वो नई चिक जो मंगवाई थी वो अपने घर भेज दी, घर से पुरानी चिक मंगवा करके मेरे ऑफिस पे टंगवा दी और मुझसे बोले इस पर 12 रुपये का बिल बना दीजिए। मैंने कहा जी 2.5 रुपये की आई है नई चिक, 12 रुपये का बिल कैसे बना दूँ? तो वो बोले धनंजय बाबू ऐसे बहस करेंगे तो हमारी आपकी कैसे निभेगी? मैंने कहा जी निभेगी नहीं, कैसे का प्रश्न ही नहीं है। खुर्जा से गाजियाबाद और वहां से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान जो भी बची खुची पूंजी थी उसके बूते पर प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से बिना किसी किताब और अन्य पठन पाठन सामग्री के युवा धनंजय ने किसी तरह द्वितीय श्रेणी में इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। तीसरी नौकरी जाने तक जो पैसे मिले उसके बूते पर बीए में एडमिशन ले लिया और किताबों और फीस वगैरह के लिए एक बार फिर छोटी मोटी क्लासों की ट्यूशन शुरू कर दी। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं महानंद मिशन कॉलेज गाजियाबाद का बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ। श्री भवानी प्रसाद मिश्र उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने आए। तो छात्र कवि के रूप में मैं कविता पाठ करने के लिए मंच पर आया। मैंने अपना गीत पढ़ा। जैसे ही मैंने गीत समाप्त किया, भवानी दादा मंच से उठे, माइक पर आए और बोले चौंकिए नहीं, अध्यक्ष बीच में माइक पर नहीं आता है, लेकिन ये जो छात्र अभी कविता पढ़ करके गया इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ हूँ। क्योंकि इसने जब गीत शुरू किया तो पहली पंक्ति सुनते ही मैं डर गया। और डरा मैं यूँ कि इसने जहाँ से गीत आरंभ किया है वहाँ तो गीत का समापन होता है, ये आगे कैसे बढ़ाएगा। लेकिन मैं गीत सुनता गया। गीत जैसे जैसे ये आगे सुना रहे थे वैसे वैसे गीत आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे कवि को मैं आशीर्वाद न दूं तो ये अपराध होगा। और वो गीत था स्वप्न की झील में तैरता यह हृदय का सुकोमल कमल, चंद्रिका स्नात मधुरात में हो हमारा तुम्हारा मिलन, दूर जैसे क्षितिज के परे झुक रहा हो धरा पर गगन, स्वप्न की झील में तैरता यह हृदय का सुकोमल कमल। हमारे एक प्राध्यापक थे श्री ब्रजमोहन स्वरूप शर्मा। उन्होंने मुझसे कहा कि धनंजय मैं तुम्हें बड़ा ट्यूशन दिलवा सकता हूँ, पढ़ाओगे? मैंने कहा साहब ज़रूर पढ़ा लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि एमए प्रथम वर्ष के एक छात्र को संस्कृत पढ़ानी है। मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हैं मुझसे, मैं बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ, एमए प्रथम वर्ष को कैसे पढ़ाऊँगा? तो उन्होंने कहा पहले मेरे पास बैठ के पढ़ोगे, फिर वह पढ़ा लोगे, किताबें मैं दूंगा। हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी में सन 1970 में बीए की तो उसके साथ साथ जब दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में जूनियर क्लर्क की नौकरी भी मिल गई तो एमए में भी दाखिला ले लिया।
पढ़ाई के साथ साथ कविता और गीत यात्रा चलती रही और शनै शनै साहित्यिक जगत और खासकर कवि सम्मेलनों में भी हिस्सेदारी बढ़ने लगी। लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए युवा धनंजय की साहित्यिक जिजीविषा को एक नया वरदान मिला 1975 में नागपुर में होने वाले प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मिले निमंत्रण के रूप में। यह संस्थान के लिए भी बड़े सम्मान की बात थी। संस्थान के उच्च अधिकारियों ने अपने कर्मचारी की इस उपलब्धि पर न सिर्फ उसकी प्रतिभा की सराहना की बल्कि नागपुर आने जाने के खर्चे को भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेना एक अद्भुत अनुभव था। देश विदेश के अनेक बड़े साहित्यकार उसमें शामिल थे और वहीं पहली बार फादर कामिल बुल्के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, धर्मवीर भारती, ओदलेन स्मेकल, प्रकाशवीर शास्त्री, बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे अनेक गण्यमान्य साहित्यिक मनीषियों के रूबरू दर्शन किए और कईयों से संवाद भी हुआ। महादेवी वर्मा जैसी साहित्य देवी की अध्यक्षता में उस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पटल पर कविता पढ़ने का अवसर भी मिला। अब तक धनंजय की पहचान एक उभरते हुए कवि के रूप में काफी निखार पा चुकी थी और एक पक्की नौकरी भी हाथ में थी। नवोदित साहित्यिक मित्रों की संख्या भी बढ़ने लगी थी और अब रोज नहीं तो सप्ताहांत को तो महफिलों का सिलसिला चल ही निकलता था। साथ ही क्योंकि परिचय संसार बढ़ गया था तो विवाह के प्रस्ताव भी सामने आए। मैं उस समय जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल थी। मेरे माता पिता ने यही बताया कि ये जर्नलिस्ट है और खादी का कुर्ता पजामा पहनते हैं। वो हमें पसंद नहीं था, लेकिन ठीक है, पहनते हैं तो ठीक है, उनकी चॉइस है। यही कहा इन्होंने कि भाई मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ और लिखता पढ़ता हूँ, बाकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम सोचो। तो बस ठीक है, हम भी मंजूर है, हमें भी सब ठीक है। अच्छा लगा कि अपनी बात सरल भाव में बता दी। यह घटना 1974 की है। ये मुलाकात लखनऊ में हुई थी, लेकिन आगे जब काफी दिन तक वहां से कोई संदेश नहीं आया तो ये मान लिया गया कि शायद कन्या पक्ष का विचार बदल गया होगा। लेकिन महीनों बाद पता लगा कि वास्तव में पुत्री के विवाह की बात शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद कन्या के पिता का स्वर्गवास हो गया था और वही इस चुप्पी का बड़ा कारण था। महीनों बाद जब बातचीत पुनः शुरू हुई तो फिर अपने अंजाम तक भी पहुंची। मुझको क्या पता था कभी नहीं से हो जानी है। बातचीत कुछ नहीं हुई। मेरी नानी जी बोली कि तुम लोग बात कर लो। इंग्लिश में बोल रही थी वो, कर्नल की वाइफ थी तो बड़ा जरा कुछ इंग्लिश में बोल रही थी उनसे। अब क्या बात करें, हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे क्योंकि आदत नहीं। नमस्ते हो गई, बात खत्म। पता ही है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है क्या नहीं। कोई भी दुल्हन, खासकर उस जमाने की कोई भी नवविवाहिता जो भी अपने भवितव्य को लेकर कल्पना कर पाती होगी और जो इस दुल्हन मधु को आते ही नसीब हुआ, वह भी कम रोचक नहीं है। हम जिस वातावरण से आए थे तो मेरे पिताजी जो है वो इतना व्यवहारिक नहीं थे कि बहुत सबसे मिलना जुलना या हम लोग सब मिले जुले, इतनी आज़ादी नहीं थी हम लोगों को। जब यहाँ आए शादी के बाद तो हमने देखा यहाँ बड़ा खुला वातावरण है। अब सब लोग आते हैं, खूब बैठते हंसते बोलते, अब कविता पाठ सब कुछ होता रहता। शुरू में तो आपको मैंने बताया था सोमेश्वर जी आए थे और पहले ही दिन की बात है और उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा ये तो है नहीं, तो बोले कि कोई बात नहीं, आप भाभी आप जो हमने कहा चाय वाय बना के दी, नाश्ता दिया। बोले भाई कोई बात नहीं, आप ऐसी थोड़ी थोड़ी देर में मुझको देते रहिएगा। मैंने पूछा कुछ ज़रूरत हो तो बता दी। बोले ऐसे ही आप थोड़ी थोड़ी देर में देते रहिएगा। मुझको बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्योंकि अभी तो हमने कभी ऐसे वातावरण में रहे नहीं है, ना हमने ऐसा इंसान देखा। डॉक्टर धनंजय सिंह 29 मई 1975 को हमारे परिवार से जुड़े, हमारे जीजा जी बने। और क्या कहें, यही तो बात है। सब गड़बड़ हो जाएगा।
मतलब ये गीतकार हमारे परिवार में पहले व्यक्ति हैं और इनकी कविताएं हम लोग बहुत सुनते थे। जब कभी ये छुट्टियों में आए जीजी और मनु के साथ तो सब इकट्ठा होकर सब सुनते थे। बहुत अच्छा इनकी कविताएं होती थी और बहुत सुर में गाते थे, तो बहुत लोग इकट्ठा होते थे। वैसे हमारे घर में कोई और ऐसा गीतकार हुआ नहीं। फिर एक दिन ये उनकी बहन के यहाँ ले गए हमको मिलाने के लिए। शुरू में सब जगह मिलना जुलना था। बहन के यहाँ गए तो वहाँ पर ये एक कमरे में रहते थे। तो बोली कि मधु, जहाँ तुम आई हो ये बोगनविलिया का पेड़ देख रही हो ना? मैंने कहा हाँ। कि इसमें जो इतना चाय की पत्ती का ढेर लगा हुआ है वो सब इन्हीं का है। तो हमने मन में सोचा इतना ढेर तो बहुत दिनों का कूड़ा होगा। तो कहती है कि नहीं, इनके यहाँ रोज का है। ये आते हुए तो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन जाते हुए 30-35 लोग निकलते हैं और इस छोटे से कमरे में। जीवन के अनेक पायदान चढ़ने उतरने और तब तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की नौकरी से 500 रुपये महीने की नियमित आय से कुछ ठहराव तो मिला, लेकिन एक बार फिर अपने ही पिता द्वारा प्रदत्त एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो सामान्य जीवन में कल्पना से परे की बात होती है। आर्य समाज और आश्रम व्यवस्था के घोर हिमायती पिता ठाकुर अमर सिंह तब तक गृहस्थी छोड़ संन्यास ले चुके थे और महाशय अमर स्वामी के नाम से जाने जाते थे। एक पत्र के माध्यम से उन्होंने धनंजय को मिलने के लिए बुलाया। तो उन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का एक मकान खरीद रखा था। वो किस्तों पर था, किस्तें वो भरते जाते थे, वो खरीद रखा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि ये मकान मैं बेचना चाहता हूँ, तुम खरीद लो। तो मैंने कहा ये खरीद लूँ? बोले हाँ। उस समय 2,500 रुपये वो जमा करा चुके थे। 2,500 रुपये मैं जमा करा चुका हूँ, उतने तुम दे दो, बाद में किस्तें देते रहना इसकी, ये मुझसे खरीद लो। तो मैंने व्यवस्था करके 2,500 रुपये उन्हें दिए और वो मकान उनसे खरीदा। तो उन्होंने मधु के नाम लिखा, घोष नहीं करते थे मधु को, तो मधु के नाम लिखा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हिंदू समाज में मैं एक अकेला उदाहरण हूँ जिसने अपने पिता से मकान खरीदा, पैतृक संपत्ति को। उन्होंने एक बेटे को बेचा, धनंजय सिंह ने उसकी कीमत अदा की और कीमत अदा करने के कुछ ही दिन बाद उसके फादर ने फिर कहा कि देखो इसमें मैंने एक अपने शिष्य को रखना है, तुम अपने पैसे वापस ले लो। तब प्रोफेसर साहब थोड़े बीच में कूदे, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसको दे दो, ये पैसे वापस लेने का क्या मतलब। अमर स्वामी उन्हें कहते थे, उनके पिताजी को। स्वामी जी ने बहुत 10 साल के बाद शिकायत की कि वो मकान तो मेरा था, प्रोफेसर रतन सिंह ने अपने साले को दिलवा दिया। मतलब अपने बेटे की वजह कहते हैं, अपने साले को दिलवा दिया। 25 सितंबर 1976 को बेटा हुआ है। अब धीरे धीरे चलता रहा। अभिमन्यु 2.5 वर्ष का हो गया। तो एक दिन अभिमन्यु ने कहा अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा को पैसे दे दिया करो। इन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहने लगा मैं उनसे कुछ लाने के लिए कहता हूँ, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो दुखी हो जाती और फिर मैं भी दुखी हो जाता हूँ। तो इन्होंने ये घटना मुझे सुनाई। तभी श्री गंगानगर राजस्थान से मेरे पास राजस्व विभाग के कवि सम्मेलन का निमंत्रण आ गया। 800 रुपये पारिश्रमिक और आने जाने की व्यवस्था उनकी ओर से, ये शर्तें थी उनकी। मुझे अच्छा लगा, मैं चला गया। गर्मियों के दिन थे, मई जून की। होटल में एसी होटल था, उसमें ठहराया गया था। दूसरे होटल में खाने की व्यवस्था थी। खाना खा के मैं अपने कमरे में जब आया और एसी रूम में बैठा तो मुझे अभिमन्यु की ये बात याद आई। तो मुझे एकदम लगा कि घर में ये स्थिति है और मैं यहाँ ये एयर कंडीशन में बैठा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। तो मन उबड़ा
और मैं हिलक हिलक के रोया। फिर कुछ ऐसा हुआ, अचानक एक गीत उभरा और वहीं लिखा गया, घर की देहरी पर छूट गए संवाद याद यूं आएंगे, यात्राएं छोड़ बीच में ही लौटना पड़ेगा फिर घर। यह आंगन धन्यवाद देकर मन ही मन यूं मुस्काएगा, यात्राएं सभी अधूरी हैं, तू लौट यहीं फिर आएगा। कवि सम्मेलनों में हिस्सेदारी बढ़ी तो उन दिनों के सभी बड़े कवियों सोहनलाल द्विवेदी, नीरज, भारत भूषण, रमानाथ अवस्थी, कुंवर बेचैन, संतोष आनंद, किशन सरोज या देवराज दिनेश जैसे सभी बड़े कवियों का सानिध्य तो मिला ही, भरपूर स्नेह भी मिला। श्री देवराज दिनेश एक बहुत ही मधुर गीतकार और ओजस्वी कवि थे। उनका मुझ पर बड़ा स्नेह था। तो एक बार बच्चों ने, मेरे भांजे ने कहा कि उन्हें कवि सम्मेलन में बुला दीजिए। मैं बुलाने के लिए गया, पता लगा कि वो कलकत्ता के कवि सम्मेलन की स्वीकृति का तार देने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जब वो लौट कर के आए तो बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले चल कर के वो तार देते हैं कि मैं कलकत्ता नहीं आ रहा, बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा। मैंने बहुत कहा कि सुन लीजिए, बोले नहीं। तो कलकत्ता उन्होंने तार दे दिया दूसरा कि मैं नहीं आ पाऊँगा। घर लौटने के बाद मुझसे बोले अब बताओ क्या कहना है। मैंने कहा साहब मेरे पास 300 रुपये हैं और मैं आपको उसी तारीख के लिए निमंत्रित करने आया हूँ जिसके लिए आप कलकत्ता जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 300 रुपये बहुत होती है। कलकत्ता वाले 1500 रुपये मुझे दे रहे थे। 2 दिन जाने में लगते हैं ट्रेन से, 2 दिन आने में लगते हैं, और 2 दिन का वहाँ कार्यक्रम था। 6 दिन के 1500 रुपये दे रहे थे। तुम मुझे 1 दिन में 300 रुपये दे रहे हो, बाकी दिन मैं रेडियो के लिए नाटक लिख दूंगा, उनसे पैसे ले लूँगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। सोहनलाल द्विवेदी भी ऐसे कवि थे जो मतलब घर जैसे हो गए थे। वो आए घर तो लोग भीड़ लगा ली इन्होंने कि अरे कौन आया कौन आया, ऐसा तुम्हारे यहाँ कैसे आए, पूछ रहे हैं इनसे कि भाई हमारे मित्र हैं इसलिए आए। श्री सोहनलाल द्विवेदी आया करते थे दिल्ली, राष्ट्रकवि कहलाते थे वो। उनका बड़ा स्नेह मुझे मिला। अज्ञे जी के बारे में बताना चाहता हूँ। अज्ञे जी जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने वीवी जोन वहाँ के कुलपति थे, उनसे कह करके वहाँ एक नए विभाग की स्थापना कराई, तुलनात्मक भाषा अध्ययन विभाग। उसके अध्यक्ष स्वयं अज्ञे जी बने और उसमें प्रोफेसर थे श्री युगजीत नवलपुरी। युगजीत नवलपुरी जी का मुझ पर बड़ा स्नेह था, तो उन्होंने मुझे जोधपुर बुलाया। मैं उनसे मिलने के लिए जोधपुर गया। मार्च का पहला सप्ताह था। तो उन्होंने युगजीत नवलपुरी जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें विश्वविद्यालय ले चलता हूँ, अज्ञे जी से मिलवाऊँगा। मैंने कहा चलिए, बड़े गौरव की बात है उनसे मिलना, तो चलते। तो विभाग में, उनके ही विभाग में भेंट हुई। कहा जाता था कि अज्ञे जी बात नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन मुझसे 2.5 घंटे उन्होंने बातचीत की, और जब बातचीत समापन की ओर आई तब उन्होंने कहा कि आज रात का भोजन आप हमारे साथ कर लीजिए। मैंने कहा आदरणीय, नवलपुरी जी से अनुमति लेनी होगी, उनकी अनुमति मिल गई तो कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर लीजिए कि कल सुबह चाय पर आ जाइए आप हमारे। हमने कहा हाँ, इसके लिए तो अनुमति मिल ही जाएगी, मैं ले लेता हूँ। तो अगले दिन हम सुबह उनके यहाँ, ये 8 मार्च की बात है, सुबह
जो हमारी भेंट हो रही है वो 7 मार्च को हो रही है। 8 मार्च को जो हम सुबह उनके यहाँ चाय पर पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ से कॉफ़ी बनाई और हम लोगों को पिलाई और फिर मुझसे कहने लगे, आपको पता है कि कल मैंने आपको भोजन पर क्यों आमंत्रित किया था? मैंने कहा जी नहीं। बोले कल हमारा जन्मदिन था। तो मैं जैसे आसमान से गिरा, मैं बड़ा लज्जित हो गया कि मुझे इतने बड़े कवि का जन्मदिन याद नहीं था। और मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने जन्मदिन पर भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये उस पीढ़ी के बड़े लोगों का बड़प्पन था। जब भी मैं धनंजय सिंह के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने गीतकारों का एक युग सामने आता है। उनके गीतों में एक अजीब सी बात है कि जैसे कोई मतलब प्रेम के गीत गा रहे हैं, मिलन के भी गा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कोई एक छोटी सी लकीर ऐसी है जो करुणा की है, व्यथा की है, कि वो क्या चीज़ है, क्या वो कोई वियोग से उपजा होगा या क्या बात हुई होगी। उसका कविता को पढ़ते हुए भान नहीं होता, लेकिन एक एहसास होता है कि एक धार साथ साथ चल रही है। यहाँ पे धनंजय जी ने एक नई लीक बनाई है कि उन्होंने एक नए तरह के प्रयोग उन्होंने अपने गीतों में किए। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। चौबारे पर दीपक धर बैठ गई संध्या, एक एक कर तारे डूबे रात रही बंध्या। रात को बंध्या, रात में बंध्या का प्रयोग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा है। फिर मछली के मन पर काटे क्या क्या चीत गए। यहाँ पे चीत भी हो सकता था, रीत भी हो सकता था, लेकिन चीतने में जो एक पैनापन है वो जो है इनके गीतों में है। जितना पढ़ा है मुझे उनको पढ़ते हुए विद्यापति भी याद आते हैं, उनको पढ़ता हूँ तो कबीर भी याद आते हैं, तुलसी भी याद आते हैं। निराला तो ऐसा लगता है कि धनंजय जी की रचनाएं और निराला की रचनाएं लगभग एक जैसी हैं। और मुझे ये लगता है कि चाहे आप विद्यापति से लेकर धनंजय जी तक की जो पूरी परिपाटी है गीतकारों की, उनमें धनंजय जी की छवि, मुझे हर रचनाकार की छवि धनंजय जी में दिखती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। उनके गीत सामाजिक सरोकार के गीत हैं, निज हैं लेकिन पर के गीत भी हैं। वे गीतों में उन्होंने जो मिथकीय चरित्र हैं, मिथकीय कथाएं हैं, उनका भी प्रयोग किया है बड़े खूबी से। भृगु की बात कहेंगे, अश्वत्थामा की बात कहें, बहुत प्रसिद्ध गीत है वो अंतहीन में भी जो लिया गया है, सीटी वाला गीत, तो उसमें है। तो जहाँ एक और मिथकीय तौर पर वो अपनी बात कहते हैं, उसका सहारा लेते हैं, वहाँ साथ साथ आधुनिकता भी उनमें है। धनंजय के गीतों में सामाजिक सरोकार के सबसे प्रबल बिंब शायद 1975 में देश पर थोपे गए आपातकाल के विरोध में अत्यंत विद्रोही स्वर बनकर उभरे, जब उन्होंने बेहिचक हर मंच पर आपातकाल के विरोध में कविताएं पढ़ी। फिर आई इमरजेंसी लगी। अब ये गोष्ठियों में जाते थे और दबंगई से सुनाते थे। और हमको सब लोग कहते थे इनको रोको, किसी दिन पुलिस आएगी और ले जाएगी। अब मैं क्या करूं, अब तो इनको कहते थे भाई ऐसा मत सुनाओ कि सरकार के खिलाफ जाए, बोलो कहो। तो कहते कुछ नहीं होता, हम जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे। अब तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप, सारी गलियां साफ हैं, कितना भला करते हैं सांप। अब तो सड़कों 1978 के आरंभ की बात है। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। वरिष्ठ कवि डॉक्टर बलदेव वंशी ने इमरजेंसी में लिखी गई कविताओं का एक संकलन संपादित किया। नाम था काला इतिहास, जिसमें धनंजय सिंह की भी कुछ रचनाएं समाहित थीं। वो संकलन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन तक पहुंचा तो उन्होंने सीधा कवि से संपर्क साधा। तो बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन के लेटर हेड पर केयर ऑफ अमिताभ बच्चन से आया कि मैं अपरिचित होते हुए आपको पत्र लिख रहा हूँ, क्षमा करें।
वर्ष 1978 की श्रेष्ठ कविताएं मैं संकलन संपादित कर रहा हूँ। काला इतिहास में आपकी रचना प्रकाशित हुई है, उसे मैं सम्मिलित करना चाहता हूँ, कृपया अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर बच्चन जैसा शीर्ष कवि मुझ जैसे अल्पज्ञात कवि को ये पत्र लिख रहा है, मेरे लिए तो बड़े गौरव की बात थी। मैं रोमांचित हो गया। मैंने लिखा उनको कि आदरणीय, आपकी तो इच्छा मात्र मेरे लिए आदेश है, आप इतने बड़े हैं तो आप साधिकार इसका प्रयोग कीजिए। साहित्यिक सर्जना और जीविकोपार्जन के साझे संघर्ष के पहले 2 दशक में धनंजय एक उभरते हुए हस्ताक्षर के रूप में अच्छी खासी ख्याति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन बरस 1980 के अंत तक आते आते जब भाग्य उन्हें देश की जानी मानी हिंदी मासिक पत्रिका कादम्बिनी के उपसंपादक पद तक ले आया, तो कहा जा सकता है कि ये वो मोड़ था जहां उनके सृजनात्मक जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली थी। तो श्री राजेंद्र अवस्थी जो संपादक थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ आना है। मैंने कहा सर, मैं तो वहाँ स्थायी नौकरी में हूँ, तो मुझे 3 महीने का या तो उनको नोटिस देना होगा या 3 महीने का वेतन वहाँ जमा करना होगा, तब मैं छोड़ पाऊँगा वहाँ से। तो उन्होंने कहा वो आपका सिर दर्द है, वो आप जानिए, हमारे यहाँ तो 48 घंटे में आप आ जाएंगे तो हम आपको रखेंगे, नहीं तो हम दूसरे को रख लेंगे। मैं वहाँ से अपने विद्योत्पादन संस्थान लौटा। वहाँ के अधिकारियों के सामने मैंने ये बात रखी कि ऐसे ऐसे मुझे कादम्बिनी में नियुक्ति मिल रही है, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप त्यागपत्र दीजिए और उसमें ये जो 3 महीने की अवधि है इसका कोई जिक्र मत कीजिए। आप सिर्फ ये लिखिए कि मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर मुक्त कर दिया जाए। एक लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़कर कम तनख्वाह वाले किसी निजी संस्थान में, बेशक वो हिंदुस्तान टाइम्स ही क्यों न था, वहाँ की नौकरी स्वीकार करने का निर्णय उनके अंदर के साहित्यकार और विरोधी कवि के लिए एक साहसी कदम तो रहा ही होगा। किसी भी ऐसे सृजनकर्ता की मनस्थिति और प्राथमिकताओं को वरिष्ठ सहयोगी और प्रसिद्ध कवि बाल स्वरूप राही ने कुछ इस प्रकार लिखा है। पोषण करने वाली वायु धनंजय कहलाती है, वह तब भी जीवित रहती जब काया मर जाती है। कवि जीते जी मरता जब कविता का दम घुट जाता, किंतु अमरता पा लेता जब लोक उसे दोहराता। तो जब ये बहुत लोकप्रिय हो गए तो आपने फिर उनकी तरफ देखना शुरू किया कि उन्होंने आपकी तरफ देखा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन लोकप्रिय कवि दृश्य श्रव्य माध्यम से जुड़ जाते हैं, ये स्वाभाविक बात है। और उन्होंने फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जिस फिल्म के लिए गीत लिखा उसका नाम अंतहीन है। अंतहीन एक फिल्म बनी थी, उसके गीत उन्होंने लिखे और उन्हें अंतहीन कीर्ति प्राप्त हुई। लग रहा है, अब डर लग रहा है। सीटियां देने लगी है रात। अंतहीन से जुड़ने से कुछ पहले की बात है। भाई साहब के एक मित्र एक सज्जन को लेकर के मेरे पास आए और कहा कि ये ठोकर फिल्म बना रहे हैं, इनके लिए गीत लिखने हैं। मैंने कहा मैं अपनी डायरियाँ इनके सामने रख देता हूँ, उसमें अगर इनको कुछ पसंद आए तो ले लें, लेकिन ये खड़ी हो जा, बैठ जा, घूम गई, ये गीत लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं अपनी डायरियाँ रख देता हूँ।
उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उस समय ये बात ठप हो गई। भाई साहब के मित्र बहुत नाराज़ हुए, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। उसके बाद अंतहीन के लिए जब प्रस्ताव आया और प्रस्ताव ये था कि ये गीत पहले से लिखा हुआ आपका हमें पसंद है, इसका हम उपयोग करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सहज स्वीकृति दे दी। किसी भी फिल्म के लिए गीत लिखने से पहले भी दृश्य श्रव्य माध्यम से जुड़े रहने का भी उनका एक बहुत लंबा अनुभव था। कॉलेज के ज़माने में साथी रहे कुबेर दत्त के साथ गोष्ठियों में हिस्सा लेने की जो शुरुआत हुई, बाद के दिनों में वही कुबेर दत्त दूरदर्शन के एक बहुत सक्रिय निर्माता निर्देशक बनकर उभरे और 1980 से 2011 तक दूरदर्शन में चेतना के स्वर नाम से जो कवि सम्मेलन आयोजित करते थे, उनमें कवि चुनने की प्रक्रिया में धनंजय की बतौर संयोजक एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। चेतना के स्वर के पहले ही कवि सम्मेलन की अध्यक्षता बच्चन जी ने की थी, दूसरे की भवानी प्रसाद मिश्र ने। इसी तर्ज पर गिरिजा कुमार माथुर और रघुवीर साहे जैसे सभी बड़े साहित्यकार इसमें आते थे। 1980 से लेकर 1997 तक के दौर में लगभग 17 बरस तक साहित्य और स्तरीय लेखन के लिए अति सम्मानित कादम्बनी जैसी मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और देश विदेश के सैकड़ों कवि सम्मेलनों में बाकायदा अपना अलग मुकाम बनाकर भी ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने कभी अपना कोई निजी संकलन छापने या छपवाने के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं? असल में मैं कम तो लिखता ही था, लेकिन ये भी था कादम्बिनी में आने के बाद स्थिति ये थी, हमारे संपादक जी राजेंद्र अवस्थी जी रचनाएं जब स्वीकृत करते थे तो उसका आकार नहीं देखते थे। कहानी मान लीजिए 16 पृष्ठ की है, उन्होंने स्वीकृत कर दी। स्वीकृत करने के बाद उस पर वो लिख देते थे 5 पृष्ठ। तो हमें वो कहानी, अब 5 पृष्ठ का मतलब ये होता था कि 1 पृष्ठ शीर्षक और उसमें जो चित्र वगैरह जाएंगे उनके लिए छोड़ना है। इसका मतलब है कि 4 पृष्ठ रह गए। तो वो 16 पृष्ठ की जो कहानी होती थी वो हमें 4 पृष्ठ की बनानी होती थी। तो उसकी एडिटिंग में इतनी ऊर्जा समाप्त हो जाती थी कि हम थक जाते थे। मैं गाजियाबाद में रहता था, गाजियाबाद से जाने में 1.5 घंटा लगता था और 1.5 घंटा आने में लगता था। प्रोफेसर हरिमोहन हमारे मित्र हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। वो कार्यालय आया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब आपका संकलन कहाँ है? मैंने कहा मेरा तो कोई संकलन नहीं है। तो उन्होंने क्यों नहीं है? मैंने कहा ऐसे बिखरी पड़ी है रचनाएं, मुझे अवकाश ही नहीं मिलता कि मैं उन्हें इकट्ठी कर लूँ और वो कर लूँ। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। तो उन्होंने एक एक कागज़ ढूंढ करके मेरा कविता संग्रह की पांडुलिपि तैयार की और वो पांडुलिपि रखी हुई थी कि पराग प्रकाशन के श्री कृष्ण हुआ करते थे, वो एक दिन कादम्बिनी में आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी किताब कहाँ है? मैंने कहा मेरी तो कोई किताब नहीं है। बोले मैं छपी हुई किताब नहीं पूछ रहा, किताब छापने के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा आप पूछ कर क्या करेंगे? बोले छापूंगा। मैंने कहा आप कैसे छापेंगे? तो उनका उत्तर बहुत मुझे पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मन से छापूंगा। पहला संकलन पलाश दहके हैं छपा 1997 में, तो दूसरा संकलन दिन क्यों बीत गए छप पाया 20 बरस बाद 2017 में। ये जो किताब मैं जब पढ़ा उसको, तो इतने चित्र उसमें बन रहे थे, मैं यही नहीं तय कर पा रहा था कि इसके आवरण पे किस चित्र को लाया जाए। तो इतनी मतलब जो एक तरह से कहना चाहिए कि रेखा चित्र या शब्द चित्र, जो शब्द चित्र हैं वो इतने चित्र बनाते हैं कि हर कविता को चित्रों से संयोजित किया जा सकता है। और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपने आप को दे दिया किसी को, पूरी तरह समर्पित हो गए, लेकिन दूसरे पक्ष से वो समर्पण का कोई मूल्य नहीं रह गया, उससे कविता जन्म ली इन्होंने। तो इनका बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आपने भी सुना होगा कि गमले में वो आई नाग फनी,
तो मूल्यों का इस तरह से विघटन इनकी हर कविता में, हर नवगीत में मिलेगा। इसीलिए जब पौराणिक संदर्भ जब आते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको स्थापित करते हैं। प्रोफेसर हरिमोहन की आलोचक दृष्टि ने ही संभवतः धनंजय को सन 2004 तक आते आते एक ऐसे विषय पर पीएचडी करने के लिए प्रेरित किया जिसका शीर्षक था महाभारत के उपजीव्य आधुनिक हिंदी खंड काव्यों में पौराणिक संदर्भ और आधुनिक चेतना। और ये महज संयोग ही नहीं है कि ऐसे अनेक संदर्भ उनकी कविताओं में झलकते भी हैं। मैं उनको जितना भी जानता हूँ उसके द्वारा मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि धनंजय सिंह हमारे एक ऐसे मित्र हैं जिन्होंने सफलता को नहीं, जीवन में सार्थकता को महत्व दिया, और वो जैसे भी रहे अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। गृहस्थ जीवन का जो दायित्व होता है उसको भी वो पूरी तरह से निभाते रहे। हालांकि बहुत बार हम देखते हैं कि लेखक लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं कि उनकी आगे आने वाली संतति बर्बाद हो जाती है। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। और कई बार ये भी होता है कि घर गृहस्थी को निभाने में लेखक बर्बाद हो जाता है। लेकिन धनंजय ने एक बहुत अच्छा संतुलन बना के रखा और अपनी सृजन यात्रा को वो निरंतर आगे बढ़ाते रहे। मधु धनंजय सिंह दंपति की एकमात्र संतान उनके होनहार पुत्र अभिमन्यु, अपनी पत्नी ऋचा और 3 बहुत ही प्यारी पुत्रियों नव्या, अण्विति और अनन्या के साथ बरसों से सुदूर नाइजीरिया की एक बड़ी कंपनी के उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अभिमन्यु ने जिस माहौल में सांस ली और जिस वातावरण में पले बढ़े वो शायद सबको नसीब नहीं होता। ऐसा कभी नहीं लगा परिवार की उपेक्षा हो रही है। जब भी आते थे वो हमेशा उतना वक्त देते थे हम लोगों को। मम्मी का मेरे को थोड़ा अलग लगता था कि जैसे और लोगों की मम्मियाँ एक लिमिटेड टाइम तक काम होता है, हमारे यहाँ क्या था कि रात में भी 12 बजे भी अचानक से होता था कि 10 लोग आ गए हैं, खाना खाना है। और वो हमेशा हमारे घर की परंपरा सी बनी रही। साधारण घरों में चर्चा भी साधारण ही होती होगी, लेकिन हमारे घर में हमेशा राजनीति, साहित्य और सिनेमा भी जिस तरह का देखा जाता था वो कमर्शियल या व्यावसायिक सिनेमा की जगह बचपन से ही अर्थ सत्य, अंतहीन, मतलब जिस तरह का सिनेमा देखा, जिस तरह का वार्तालाप होता था, जिस तरह की बातचीत होती थी वो अलग तरह से होती थी, अलग लेवल की होती थी। उस तरह से मेरे को लगा जैसे मेरे दोस्त जिस तरह की बातें करते थे और हमारे घर पे जिस तरह बात होती थी वो बिल्कुल अलग माहौल लगा मेरे को शुरू से। पापा के व्यक्तित्व से या उनके संघर्ष से या उनके जितना भी उनके जीवन के बारे में सुना उससे यही सीख मिली कि हमेशा अपने सपनों के पीछे जाओ। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह की डॉटर इन लॉ हूँ। डॉटर इन लॉ भी नहीं कहना चाहिए, मैं उनकी डॉटर हूँ बिकॉज द वे ओपन हार्टेडली दे हैव वेलकम्ड मी एज। हमारी शादी अभिमन्यु के साथ में मेरी शादी इंटरकास्ट मैरिज थी। उस समय पर लगभग 23 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज होना इट वाज अ बिग इशू। तो पापा और मम्मी ने दोनों ने ही ओपन हार्टेडली मुझे बहुत वेलकम किया, कभी कोई तरह की किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दी है। तो मैं कहूँगी कि बहू कम बेटी ज़्यादा हूँ। मेरे निगाह में तो भाई साहब ही इज़ वेरी जेंटलमैन। इससे बढ़िया परिवार मुझे नहीं मिल सकता था जो मिल गया। जैसे कि मैं एक मतलब नॉन लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ, तो पापा और मम्मी ने दोनों ने बहुत सपोर्टिव एक मेंबर जैसे आउटसाइड मेंबर को एक्सेप्ट किया है ओपन हार्टेडली। तो कभी मुझ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है कि ऐसे ही करना है, दूसरों के घरों में ऐसे होता है तो तुमको भी यही फॉलो करना है। तो पापा ने हमेशा बोला जैसा तुमको समझ में आता है वैसा तुम करो। The three of us were granddaughters of Dr. Dhananjay Singh. We've known him as a very respectable granddad, and he's always we've known him as this really respected guy. When you're around him, you'll feel that everyone else is really respectful towards him, and then he has that aura. Baba is really nice and helpful. Whenever I feel cold,
He always makes me feel warm. Whenever I get hurt, he helps me and makes me feel better. I've known him as a renowned poet who's had numerous works that are like well established and recognized worldwide. And for me, he's like a very sophisticated person who deals with things maturely. One thing I really like about my Baba is that he's very open-minded. He doesn't have an orthodox mindset. He's very accepting. He's also taught me how to be bold and how to face the society in a manner where I can stand up for myself and put my opinions in a way where I'm not shut down by other people and I'm not worried about others' opinions. I really like his like jolly personality. Just having that like respect around him, it really makes us feel good and proud of him too. Whenever I used to get in fights with trouble with these two sisters, I used to run in the middle of the fight to him and ask him to come to sort out us. And whenever he came, he used to sort out. I would want them to come to Lagos because they haven't came there for a really long time. बहुत आनंद आता है। वो तीनों पौत्रियाँ जो हैं मुझसे बहुत मतलब परिवार हमारा बहुत गठित परिवार है, संघनित परिवार है, बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बात ये कि बहू और बेटा दोनों हम लोगों की बहुत बहुत परवाह करते हैं। रोज़ ऐसा नियम से फ़ोन आना और मतलब कुछ भी ज़रूरत है वो हमें पता नहीं कैसे उसको बहू को समझ में आ जाता है कि मम्मी को ये ज़रूरत होगी और वो यहाँ मौजूद होता। आज एक भरे पूरे परिवार के मुखिया धनंजय सिंह को बरसों पहले जब एक दिन अचानक पता लगा कि उनके पिता, जिन्होंने सालों पहले संन्यास लेकर परिवार से सभी संबंध लगभग तोड़ दिए थे, वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो तुरंत उनके डेरे पर पहुंचे। उन तमाम अनुभवों को दरकिनार कर जिनका जिक्र हम इस फिल्म के प्रारंभ में कर चुके हैं। अंतिम दिनों में उनको गले का कैंसर हो गया, सांस नली में। तो हमें पता लगा, हम जाने लगे, वो मना करते थे कि तुम नहीं सेवा करोगे। मैंने कहा जी आपका तर्क ये है कि सन्यासी सबका हो जाता है, पूरे समाज का हो जाता है, तो समाज में तो हम भी, हम समाज से बाहर थोड़ा ही हैं, तो उस समाज के नाते तो हम भी आपके हुए। तो बोला तुम्हारा तर्क तो सही है। मैंने फिर हमें आने का, सेवा करने का अधिकार दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तर्क सही है इसलिए तुम कर सकते हो। तो हम उनकी देखभाल करते रहे, मैं और मधु जाते थे, मनु छोटा था, जाके सेवा करते रहे। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये धनंजय जो है मेरा सबसे छोटा पुत्र है, यही सबसे अधिक योग्य है और भला है और इसी के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। धनंजय के जीवन में एक तरफ साहित्य सृजन और लंबी पत्रकारिता की अद्भुत युगलबंदी रही, तो दूसरी तरफ पारिवारिक अपेक्षाओं और सामाजिक दायित्वों का सफल निर्वाह भी। लेकिन एक तीसरा पक्ष और भी है, नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का। उस दिशा में उन्होंने अमर भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान के रूप में एक ऐसे अद्भुत मंच की स्थापना की, और वो भी सिर्फ अपने ही बूते पर, जिसने देश भर की अनेक प्रतिभाओं को नया मंच दिया और उनकी प्रतिभा को दिशा दी। हुआ ये, कादम्बिनी में ही जब मैं था तो मैं देखता था कि लगभग 300 कविताएं प्रतिमाह छपने के लिए आती थी। उनमें से स्थान का अभाव होने के कारण अधिकतम 15 कविताएं हम लोग प्रकाशित कर देते थे। अब उन 300 में से 285 तो वापस जाती थी। 285 में ये नहीं माना जा सकता कि वो सबकी सब रद्दी होती थी इसलिए नहीं छपी। अधिकांश कविताएं उनमें अच्छी होती थी लेकिन इसलिए नहीं छप रह पाती थी कि हमारे पास स्थान ही नहीं है। तो उसमें मेरे मन में ये आया कि वो अच्छी कविताएं नहीं छप पाती हैं, उन ऐसे कवियों के लिए क्या होना चाहिए जो अच्छे हैं लेकिन उनको स्थान नहीं मिल रहा।
हम स्थान देना चाहते हैं लेकिन है ही नहीं हमारे पास स्थान। तो मैंने अमर भारती साहित्य संस्कृति संस्थान की स्थापना की 1992 में, और उन कवियों से संपर्क किया कि भाई आप लोग चाहें तो आपके सहयोग से आपकी रचनाओं का संकलन मैं संपादित कर सकता हूँ, अमर भारती संस्थान की ओर से प्रकाशित की जाएंगी। वो सिलसिला 1992 में आरंभ हुआ और उससे उसका सुफल ये हुआ कि अनेक रचनाकार उसमें से बहुत अच्छे निकले। एक को राजस्थान साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। एक को चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में उप संपादक की नौकरी मिली। एक को वो राजस्थान पत्रिका में सहायक संपादक का पद मिला साहित्य, अपने साहित्य उसके आधार पर। आप कुछ भी कच्चा पक्का ले आइए, उसमें कमी नहीं निकालेंगे, उसमें खूबी बताएंगे कि खुशबू भी आ रही है, रंग भी है, लज्जत भी है, लेकिन हल्का सा हल्दी और डाल दीजिए तो जनाब मज़ा आ जाएगा। वो अपने गीतों में जिन मूल्यों की बात करते हैं उन्हें वो अपने जीवन में जीते भी हैं। रचनाकारों का अपने घर पर स्वागत करना, वेलकम करना, नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करना, उन्हें उनका मार्गदर्शन करना, उनकी कृतियों का संपादन करना, बहुत ही सहज भाव से वो ये कर्म जो है, ये कार्य जो है वो करते रहे हैं। और एक रचनाकार के साथ साथ उनका जो संपादक का जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। और ना सिर्फ कादम्बनी के दफ्तर में आपका काम करते हुए, उससे इतर भी उन्होंने संपादन का बहुत कार्य किया है। और समग्रता में अगर उनके काम का मूल्यांकन किया जाए तो वो हिंदी साहित्य को बहुत योगदान उनकी तरफ से रहा है। अगर किसी तथ्य पर विरोध करना है तो स्वर की ऊंचाई से नहीं, शब्दों की दृढ़ता से आप जवाब देते हैं। ये उनके अंदर मैंने पाया। व्यवहार में सहयोगी भाव इतना ज़्यादा, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो आखिरी सीमा तक जाके आप मिलने वाले की सहायता करने के लिए देते हैं। दूसरे, एक समाज और दीन दुखियों के लिए पीड़ा का भाव जो होता है, संवेदना है, वो उनके व्यक्तित्व में पाई। अब जैसे मैं कुछ पंक्तियाँ धनंजय सिंह की जैसे बताता हूँ जिनसे मुझे लगता है कि मूल्यवत्ता है। अब आज की जो हमारी जीवन की स्थिति है, हम बहुत सहज भाव से कह देते हैं अपने दुख की बात, लेकिन सुख की बात नहीं कहते। हम दुख बांटते हैं लेकिन सुख बांटने की इच्छा नहीं होती। अब ये सामान्य भाव हर आदमी अनुभव करता है, लेकिन अगर इसको अपने अपने ढंग से 10 तरह से लोग व्यक्त करें तो उसकी गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। नवगीत आमतौर से खाली कोमल भावनाओं इस सब की बात लोग समझते थे कि ज़माने में। बाद के नवगीतों में प्रत्यक्ष का सत्य भी है और अनागत की आशंका भी है। इस पर लोगों का ध्यान पहले नहीं जाता था। मैं जैसे कुछ पंक्तियां हैं जिस तरह की पंक्तियों के कारण मेरा ध्यान गया। चीते जैसी घात लगाए कई कुटिलताएं, मुग्ध हिरण की आंखों का संवेदन समझाएं। अब आज की जो व्यवस्था है, आज की जो प्रवृत्ति है, मैं नहीं समझता हूँ इससे बेहतर हो सकता है। इसको दोहराने से शायद इसकी अर्थवत्ता और बढ़ेगी। चीते जैसी घात लगाए कई कुटिलताएं, मुग्ध हिरण की आंखों का संवेदन समझाएं। अब एक सत्य है, 2 पंक्तियों में आ गया। एक
उदाहरण और है, और वो आज की और भविष्य की स्थितियों का है, जिसको मैंने कहा प्रत्यक्ष का सत्य और अनागत की आशंकाएं। एक जंगल आग में जलता हुआ, एक पर्वत का शिखर गलता हुआ, बीच में से कारवां चलता हुआ। आज हो भी रहा है, और आगे किस परिणाम में होगा मैं समझता हूँ ये कल्पना। एक पल में 20 उल्कापात, अब डर लग रहा है। ये कल्पना अब प्रासंगिक नहीं, ये सही है, और कम शब्दों में नवगीत गीत में व्यक्त हुई है। इसलिए मैं नवगीत के महत्व को मानता हूँ, और नवगीत की विदाई वेला में एक कवि यह दुस्साहस करने लगा और उसे अब तक करता आ रहा है। इसलिए मैं धनंजय की कविताओं का स्वागत करता हूँ। एक जंगल आग में जलता हुआ, एक पर्वत का शिखर गलता हुआ, बीच में से कारवां चलता हुआ, हर नया पल उल्का पात, अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है। सीटियां देने लगी है रात। हमने जो महसूस किया डॉक्टर साहब की रचना को लेकर के, हम लोग जैसे पढ़ते थे जब, तो जो गाए जाने वाली कविताएं थी पद्यात्मक, उसको हम लोग बहुत पसंद करते थे। और जैसे जयशंकर प्रसाद की आंसू थी, तो वो हम लोग याद कर लेते थे और गाते रहते थे कविता के रूप में। कामायनी की कुछ लाइनें थी वो याद कर लेते थे। महादेवी वर्मा जी थी, उनकी कविताएं हमें अच्छी लगती थी क्योंकि वो गाई जा सकती थी। इसी तरह से सुमित्रानंदन पंत जी थे। तो जब डॉक्टर साहब की हमने कविताएं पढ़ी या गीत सुने, तो लगा कि ये कुछ कुछ उस तरह के लिखने वाले व्यक्ति हैं जिस तरह से वो लोग लिखते हैं। थोड़ा कठिन शब्द भी उसमें हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो छायावाद भी जैसे उन लोगों में दिखता है, वैसे इनकी कविताओं में भी छायावाद दिखता है। और कई बार तो बिंब इतना बढ़िया खींचते हैं कि लगता है कि आप उसके साथ बहे जा रहे हैं। कविता है, अब आप देखें, मन की गहरी घाटी में क्या उतरेगा कोई, जो उतरेगा वह फिर इससे निकल न पाएगा। फिसलन भरे नुकीले पत्थर वाले पर्वत हैं, जो घाटी को सभी ओर युग युग से घेरे हैं। सूरज रोज सुबह आता है शिखरों तक, लेकिन नहीं तलहटी तक आ पाते कभी सवेरे हैं। ये लाइनें खास करके सुनता हूँ तो लगता है कि मैं कहीं ऐसी जगह पहाड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से ऊंची पहाड़ी से सूरज झांक रहा है, दूसरी तरफ खाई है और वहाँ तक उसकी किरणें नहीं पहुँच रही हैं, बल्कि कई बार तो लगता है कि जैसे धुंध वहाँ से उठ रही है। तो आपको लगेगा कि ये वही स्टाइल है जो महादेवी वर्मा और पंत जी वाली है। ये तो धनंजय जी के काव्य व्यक्तित्व का एक पक्ष है, लेकिन जो प्रशासन वाला मामला था उसमें भी धनंजय जी का सक्रिय सहयोग रहता था। कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में, सुझाव देने में, और किस स्थान पर करना चाहिए, कब करना चाहिए और किन किन को बुलाना चाहिए, और श्रोताओं और दर्शकों को बुलाने के लिए क्या इंतज़ाम करना चाहिए, क्या नीति अपनानी चाहिए, धनंजय ये सब सलाह देते थे। और धनंजय जी की एक और ख़ासियत थी कि जब कभी किसी बात पर कोई सहमति नहीं बनती थी, जिसे कहते हैं आम सहमति या सर्वसम्मति सहमति, तो उसमें धनंजय जी की मुख्य भूमिका होती थी। वो अपना तर्क प्रस्तुत करते थे कि भाई ये कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है, या इसको सम्मान देना क्यों ज़रूरी है, हम इसकी कृति को सम्मानित कर रहे हैं तो इस कृति की क्या विशेषता है। धनंजय जी अपनी तरफ से पहल करके इस बारे में बात करते हैं। अब तक नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात के 7 देश, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, सिंगापुर, थाईलैंड, नाइजीरिया, कतर, इथियोपिया, कीनिया, उज्बेकिस्तान इत्यादि 22 देशों की साहित्यिक यात्रा कर चुके धनंजय की विदेश यात्राओं का सूत्रपात हुआ 1993 में मॉरिशस में आयोजित चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन से, और निमंत्रण आया वरिष्ठ साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल के माध्यम से।
1993 नवंबर 20 तारीख को रात को 10:30 बजे उनका फ़ोन आया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। बोले आपको 30 नवंबर को मॉरिशस जाना है चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे मुझे कनॉट प्लेस जाना है, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आप डॉक्टर को भी बुला लीजिए। डॉक्टर माने प्रोफेसर हरिमोहन, वो उनको डॉक्टर कहते थे, कि डॉक्टर को भी बुला लीजिए और आप भी आ जाइए, दोनों मेरे ऑफिस आइए कल, मैं आपको निमंत्रण पत्र दूंगा, वो लेकर के आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, पासपोर्ट बन जाएगा, आपको जाना है। उनके पास हम गए, निमंत्रण मिला, निमंत्रण के आधार पर पासपोर्ट बना और इस प्रकार से हम चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस पहुंच गए। ये हमारी पहली विदेश यात्रा थी। उत्कृष्ट हिंदी सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1 लाख रुपए की नगद राशि के साथ साहित्य भूषण से सम्मानित धनंजय को मिले पुरस्कारों की सूची भी बहुत लंबी है। शिलोंग और मेघालय द्वारा पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ताशकंद और दुबई में सृजनश्री सम्मान, अभ्युदय साहित्य सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। लगभग 100 कविता और कहानी संकलनों का संपादन करने के साथ साथ अनेक हिंदी सेवाओं के लिए सम्मानित गीत और नवगीत के साहित्यिक हिलोरों में हिचकोले खाते धनंजय मानते हैं कि ऐसे विवाद निरर्थक होते हैं। किसी भी नवगीत को पहले गीत होना ही होगा। मेरे गीत इस सब का निर्वाह कर पाए हैं अथवा नहीं, यह उनके पाठक या श्रोता ही बता पाएंगे। कौन किसे क्या समझा पाया, लिख लिख गीत ने दिन क्यों बीत गए। छप छप करती नाव गई, बालू का कछुआ दूर किनारे पर जा बैठा, बंसीधर मछुआ। फिर मछली के मन पर कांटे क्या क्या चीत गए, दिन क्यों बीत गए। कौन किसे क्या समझा पाया, लिख लिख गीत नए दिन क्यों बीत गए।